तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोस्टेट और उसका पहला टॉपिक है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो ठीक है, तो जो प्रोस्टेट है उसमें 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल जोन जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, फाइब्रोमस्कुलर जोन जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट है, और ट्रांजिशनल जोन है जो इन दोनों के पीछे प्रेजेंट है। तो जो बीपीएच है वो मेनली इफेक्ट करता है ट्रांजिशनल जोन को। ठीक है, फिर इट इज़ कैरेक्टराइज बाई हाइपरप्लेसिया ऑफ स्ट्रोमल सेल एंड एपिथेलियल सेल। 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल और एपिथेलियल सेल, दोनों की हाइपरप्लेसिया कराते हैं। हाइपरप्लेसिया होगी जिससे कि बनेंगे लार्ज नोड्यूल्स, और फिर जो जो लार्ज नोड्यूल होंगे वो पार्शियली और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करा देंगे यूरिथ्रा का, तो इससे यूरिनरी आउटफ्लो में दिक्कत आएगी, तो यूरिनरी टेंशन होगा। ठीक है, फिर आती है इट्रोपैथोजेनेसिस होता क्यों है। तो जो एंड्रोजन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बीपीएच के लिए, तो एंड्रोजन का अगर लेवल बढ़ेगा तो बीपीएच हो जाएगा। फिर जो बीपीएच है वो प्रोस्टेट में ही बनता है, और टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन 5 अल्फा रिडक्टेज से होता है और बनता है अपना डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, उसको ही एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, वो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल सेल में, एपिथेलियल सेल में एब्सेंट होता है। तो स्ट्रोमल सेल में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो जाएगा एंड्रोजन में, फिर ये एंड्रोजन ऐड करेगा एंड्रोजन रिसेप्टर में, फिर वो न्यूक्लियस से डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और उससे ट्रांसलेशन होगा, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, फिर वो ग्रोथ फैक्टर ऐड करेंगे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है इनका काम क्या होता है, इंक्रीजिंग द प्लोरिफिकेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल। ये ग्रोथ फैक्टर यहाँ से निकाल रहे हैं स्ट्रोमल सेल से, तो इसका तो प्लोरिफिकेशन करवाएंगे, और मेनली डेथ जो है उसका एपिथेलियल सेल की डेथ कम कराएंगे। तो 2 अलग अलग फंक्शन है, डिक्रीज द प्लोरिफिकेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल एंड डिक्रीज द डेथ ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, और जो ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर मेनली काम आता है वो है एफजीएफ, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये हो गई इडियोपैथोजेनेसिस इसकी। ठीक है, फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी अपन देखते हैं कि ये जो इसका ग्रॉसली अपन देखेंगे तो इसका जो वेट है 2 to 4 टाइम्स हो जाता है नॉर्मल वेट के। जो इसकी साइट है सब म्यूकोसा प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ट्रांजिशनल जोन अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, फिर अपन इसका कट सेक्शन देखेंगे तो मल्टीपल नोड्यूल्स देखेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे और इनकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट और टफ कैसी भी हो सकती है। ठीक है, फिर जो नोड्यूल्स ग्लैंड के साथ होंगे तो वो अपन को येलो पिंक और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के देखेंगे, और जो नोड्यूल्स फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा के साथ होंगे वो पेल ग्रे और टफ कंसिस्टेंसी के देखेंगे। ठीक है, फिर जो नोड्यूलरिटी रहती है वो करेक्टरिस्टिक फीचर रहता है इनका। तो अपन देख सकते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट का, और इसमें प्रेजेंट है ऐसे नोड्यूल्स, ये यहाँ साइड साइड में ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये नोड्यूल्स जैसे ही प्रेजेंट रहेंगे तो ये नॉर्मल जो यूरिथ्रा है उसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर अपन कट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि अपन को वेल डिफाइंड नोड्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, फिर अब आते हैं माइक्रोस्कोपी में। तो नोड्यूलरिटी जो वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जो नोड्यूल्स हैं वो इसमें क्या क्या होता है, एपिथेलियल सेल होते हैं, स्मूथ मसल सेल होते हैं, स्ट्रोमल फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल की बात करते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल के सेल का प्रोलिफरेशन होता है, तो इसमें स्मॉल और लार्ज सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड बन जाती है। ठीक है, तो इसमें लार्ज और स्मॉल ग्लैंड्स बन जाएंगी। फिर जो ग्लैंड है उसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होंगे, जो आउटर लेयर रहेगी बेसल लेयर बनाएगी और इनर लेयर रहेगी कॉलमनर लेयर। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो जो ये ग्लैंड्स बन रही हैं, यहाँ पर 2 टाइप के सेल हैं। ये जो अंदर की तरफ है ये कॉल्यूमनर सेल्स हैं, और नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो बेसल सेल की लेयर रहेगी। तो 2 लेयर्स हो गई इसमें ग्लैंड्स में। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है अपना पेपिलरी स्ट्रक्चर है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वो ये ऐसे देखो, इसमें ग्लैंड्स के अंदर ये प्रोजेक्शन आ रहा है, इसको बोलते हैं पेपिलरी स्ट्रक्चर। जो अंदर की तरफ प्रोजेक्शन ये आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पेपिलरी स्ट्रक्चर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर एक और अगला आता है कॉर्पोरा एमाइलेशिया। ठीक है, ये यूसोफिलिक लैमिनेटेड कंसंट्रेशन होता है जो कि ग्लैंड्स के बीच में प्रेजेंट होता है एसिनाई के अंदर। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्पोरा एमाइलेशिया का। ठीक है, तो ये यहीं पर लिखा है कॉर्पोरा एमाइलेशिया सीन विद इन द एसएनआई। ठीक है, तो नोड्यूल्स में क्या क्या मिलेगा, एपिथेलियल सेल, स्मूथ मसल सेल और स्ट्रोमल फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर नोड्यूल्स के भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रोमल, फाइब्रोमस्कुलर, मस्कुलर, फाइब्रोएडिनोमेटस, फाइब्रोमायोएडिनोमेटस, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। तो ये 5 प्रकार के इसमें नोड्यूल्स मिलते हैं। फिर अपन क्लिनिकल फीचर पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर में जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होगी वो बढ़ी हुई रहेगी, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यूरिनरी टेंशन, क्योंकि जो नोड्यूल्स है ना उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया तो यूरिनरी टेंशन हो जाएगा, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो कॉम्प्लिकेशन में यही है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर हो रहा है जिस वजह से यूरिन टेंशन होगा, तो अपन डिस्कस कर ही लिया। फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिन रिटेन रहेगी बहुत देर तक, तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्टाइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना। फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एक टाइम पे, तो उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, किडनी में स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वो यूरिन है ना वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए ये है कि इसमें
दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जो एक्चुअल में डिसीज़ को कम करेगा। तो अपन ने फार्मा में पढ़ा था जो अल्फा वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, अल्फा वन ए स्पेसिफिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे टेम्सिलोसिन, वो देते हैं अपन इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। और जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं फिनेस्टराइड जैसे कि, वो इसको ट्रीटमेंट करने के काम आते हैं, मतलब डिसीज़ ट्रीट करते हैं।